नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आपका एसएसटी का टीचर। मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 के लिए एसएसटी में आपका जो इतिहास आधुनिक भारत का जो सेगमेंट चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जो शुरुआत है, पूर्ण स्वतंत्रता कहाँ से मांग की गई इसकी, इस पर हम चर्चा करेंगे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अगर समझना है तो हमें इससे पहले 1919 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो आधुनिक पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो पास लाहौर है, लाहौर में हुआ था। और दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, उस समय तत्कालीन पंजाब प्रांत के राजधानी हुआ करती थी लाहौर, वहाँ पर आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। अब तक हम लोग ये चर्चा करते आए थे कि हमें स्वराज दे दीजिए, हमें डोमिनियन स्टेट दे दीजिए, या अधिशाही शासन दे दीजिए, उत्तरदायी शासन दे दीजिए। ये हम अंग्रेजी सरकार से जो कांग्रेस की मांगें थीं, ये अभी तक चली आ रही थी। इसके लिए असहयोग आंदोलन हुआ, इसके लिए कई बार और भी सभाएं आयोजित की गईं, कई अधिवेशन हुए। 1906 में स्वराज शब्द की परिभाषा निकल कर आई। गांधी जी ने भी कहा कि स्वराज आंदोलन गांधी जी ने चलाया। तो हम देखते हैं कि पहली बार दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, इसको हम ऐतिहासिक अधिवेशन के रूप में जानते हैं, इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के जो लक्ष्य था, या कांग्रेस का जो लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य के विचार को लोकप्रिय बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। प्रारंभ में इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए विवाद हुआ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रांत की जो 18 समितियां थीं, उसमें से केवल 3 समितियों का ही जवाहरलाल नेहरू को समर्थन प्राप्त था। किंतु फिर भी महात्मा गांधी के समर्थन के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही इसका एक कारण और भी था कि जो पूर्ण स्वराज्य का विचार था, उसमें उसके प्रचार प्रसार में जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके अलावा गांधी जी का उन्हें पूर्ण समर्थन था, इसलिए कांग्रेस का जो लाहौर का 1919 का जो अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेरक अध्यक्षीय भाषण में कहा, क्या कहा कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है, और कामरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। नेहरू ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है, ना ही मैं उस उद्योग में विश्वास रखता हूँ जो राजा महाराजे पैदा करते रहे हैं, और जो पुराने राजा महाराजाओं से अधिक जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं, और जो पुराने राजा महाराजाओं और सामंतों के लूटपाट और शोषण का तरीका अख्तियार करते हैं। 1929 के लाहौर के अधिवेशन में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ओजस्वी भाषण में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की। पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि अब से मेरा और कांग्रेस का और समस्त राष्ट्रवादियों का जो लक्ष्य होगा वो पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करने का लक्ष्य होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों को आमंत्रित करता हूं और सबका सम्मान करता हूं कि ये आए और हमारे पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट करते हुए लिखा कि कामरेड अर्थात मेरे सिपाही कामरेड जो स्वयं सेवक होते हैं कामरेड और राष्ट्र के सभी नागरिकों को मैं आमंत्रित करता हूं और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करें। उन्होंने विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने से उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार के जो विदेशी शासन है मैं उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। और मुक्ति में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो ऐसे राजा महाराजा, मैं रिपब्लिकन हूँ, मैं समाजवादी हूँ, अर्थात मेरे लिए आम आदमी समाज के जो समाज के लोग हैं, हमारे राष्ट्र के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जिसको हम देश की आम जनता कहते हैं, उसके साथ हूँ। मैं प्रजा के साथ हूँ, मैं प्रजातांत्रिक हूँ, मैं सामाजिक हूँ, मैं समाजवादी हूँ। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। मैं ऐसे किसी भी प्रकार के रीति रिवाजों पर विश्वास नहीं करता जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। मैं किसी भी प्रकार के ऐसे उद्योग धंधों का भी समर्थन नहीं करता जो राजा महाराजाओं के द्वारा पैदा किए जाते हैं, जो केवल दुर्भाग्यवश कमजोर और गरीब लोगों की जनता को नियंत्रण करने के अलावा और कोई कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 1929 में पूर्ण स्वराज्य के या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का जो लक्ष्य था उसको घोषित किया। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव की कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम आपको चर्चा करके बता रहे हैं। नंबर 1 क्या है कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। उस समय ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का दौर चल रहा था या शुरुआत होने वाली थी, तो जिसको ब्रिटेन से या अंग्रेजी सरकार की तरफ से कांग्रेस के लिए निमंत्रण आया था, तो उसमें ये रखा गया कि जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसका बहिष्कार करेगी कांग्रेस। आज कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करेगी, अर्थात उस सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बनाया और उन्होंने कहा कि अब केवल स्वराज्य नहीं, पूर्ण स्वराज्य हमको चाहिए। हमारा देश हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र चाहिए। हमें ऐसा देश चाहिए जिसके लिए हमारी जनता, हमारे लोग उसका कानून बनाएं और हमारे लोग ही उसका संचालन करें। हमें ऐसी पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, ऐसी पूर्ण स्वाधीनता की हम लक्ष्य की कामना करते हैं। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया, जिनमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम भी शामिल थे। इसके अलावा कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली थी, जो कार्य समिति थी, उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का कार्य सौंपा गया और उसमें कुछ ऐसे कार्य थे जैसे करों को नहीं देना है, छोटी मोटी घटनाओं का विरोध करना है। ये सारे कार्य कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया। नंबर 4, सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। लाहौर अधिवेशन में यह भी कहा गया कि जो इस समय ब्रिटेन की काउंसिल के जो सदस्य हैं उन लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा काउंसिल में होने वाले चुनाव में किसी भी कांग्रेस को, किसी भी आम आदमी को भाग नहीं लेना है, अर्थात चुनाव का बहिष्कार करना है। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं प्रत्येक वर्ष क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को 30 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया था। और ये लक्ष्य इसी लाहौर अधिवेशन
1929 से रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसीलिए 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांव तथा कस्बों में सभाओं का आयोजन किया गया, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया और तिरंगे झंडे को फहराया गया। ये पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग का एक कह सकते कॉन्सेप्ट था, वो निकल कर आया। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। उस समय तत्कालीन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी हुआ करती थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने कहा कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इससे कम हमको कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम विदेशियों को काट फेंकना चाहते हैं, हम विदेशियों से मुक्ति चाहते हैं। आओ कॉमरेड, आओ भारत के सभी लोगों, हमारी मदद करो, हमारे साथ इसमें पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए और हमारे साथ आइए। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, मुक्ति से तात्पर्य हमारा ऐसे कार्यों से नहीं जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। मैं समाजवादी हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ, इसलिए मैं आम आदमी हूँ, आम लोगों के साथ रहता हूँ, जनता के साथ, और गरीब असहाय निर्धन लोगों के साथ रहकर मुझे पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है। इसके साथ ही पूर्ण स्वतंत्रता के जो लक्ष्य थे मैंने आपको स्पष्ट रूप से पढ़ाए। तो ये जो आपका टॉपिक है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, मैंने आपको बताया। इसके बाद इसमें गोलमेज सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या थे कि भारत में किस प्रकार से शासन प्रशासन चलाया जाए, किस प्रकार का संविधान होना चाहिए, किस प्रकार का कानून होना चाहिए, इसके लिए एक ऐसा मसौदा तैयार करना था जिसके लिए गोलमेज सम्मेलन अर्थात सम्मेलनों का आयोजन किया गया। और ये सम्मेलन ब्रिटेन में इन सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही आपके सिलेबस में है, इसलिए हम उन्हीं को कवर करेंगे। लॉकडाउन के चलते समय की जो कह सकते हो संकट है, बड़ा ही दयनीय है। सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखें और एहतियात बरतें। ये भी थोड़ा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। इसके साथ ही हमें एक सूचना और मिली है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के हमने प्रोजेक्ट कार्य आपको बता दिए थे, कुछ बच्चों ने कर भी लिए हैं और हमें चेक भी कराए थे। इसके साथ ही साथ जो इस समय हम सिलेबस आपको करा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, तो विशेष तौर से मैं फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ और सेकंड सेमेस्टर से भी मैं इतना करना चाहता हूँ कि जो आपके प्रोजेक्ट वर्क का कार्य है वो आप लोग समय रहते तैयार कर लें। और मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ प्रोजेक्ट वर्क के बारे में कि सब्जेक्ट से संबंधित पीछे जो आपका सिलेबस होता है उसमें प्रोजेक्ट कार्य दिए रहते हैं, उनको देखकर बच्चे स्पष्ट रूप से तैयार करें, साफ सुथरा तैयार करें और हमको सेंड करें और समय पर जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट वर्क अपना पूरा करें और हमको चेक भी करवा लें, ताकि जो क्लास वर्क का अपना कार्य है विधिवत रूप से चलता रहे। आपका प्रैक्टिकल या वाइवा जो भी समय पर होगा वो आपका इसमें हेल्प करेगा। तो ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क आप लोग जानते हैं जो दिया रहता है सिलेबस से संबंधित टॉपिक होते हैं, सिलेबस से संबंधित कुछ स्थान होते हैं, सिलेबस से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको करना है। इसके अलावा कुछ क्रिएटिव चीज़ करनी है, क्रिएटिव वस्तु बनानी है तो भी आप बना सकते हैं, आपका स्वागत है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, आपका स्वागत है। तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है
उसको पूरा करिए और समय पर हमें सेंड कर दीजिए और चेक करा दीजिए और मैं आपको बता दूँ, ठीक है। थैंक यू। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें मैंने बताया कि एक ऐसा मसौदा तैयार करना था जो समस्त भारत की रियासतों, समस्त भारत की जनता और समस्त भारत के अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता हो और सभी के इसी में मतलब इस मसौदे से मान्य हो सभी को ये मसौदा, सभी इसका पालन करें और सभी इसको स्वीकार कर सकें। इस प्रकार का एक मसौदा तैयार करना, कानून तैयार करना या उस पर चर्चा होने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया और गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला लंदन में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हो गई। आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को इसका उद्घाटन किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने की। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों के द्वारा शासित भारत से 57 राजनीतिक नेताओं ने और रियासत के 16 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इनमें से कई नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उस समय सजा याफ्ता भी थे या जेल में उपस्थित थे। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों का परिणाम था कि बाद में गांधी जी और इरविन समझौता हुआ। तो मैंने बताया नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने की। 57 रियासतों, 57 देशी प्रांतीय जो समय के राज्य थे उन्होंने भाग लिया। 16 रियासतों ने भाग लिया। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, व्यापारी नेताओं ने भाग नहीं लिया। इसके पश्चात जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से रिहा करने के पश्चात उस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे, उनके साथ गांधी जी के कई दौर की वार्ताएं हुई और वार्ता होने के पश्चात गांधी जी के साथ एक बैठक हुई, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस समझौते में इन बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक बनाने की अनुमति देना शामिल था। गांधी जी के साथ जो इरविन समझौता हुआ, उसमें पहला ही जो कह सकते समझौते की जो कहते आधारशिला थी वो ये थी कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके अलावा तटीय क्षेत्र में नमक बना सकते हैं और जो सारे कैदी जो आपराधिक नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है, ऐसे ही बंदी बना लिए गए हैं, उनको आप रिहा करेंगे। इस आधार पर गांधी साहब और इरविन समझौता हुआ। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने समझौते की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर सकते। भाई कुछ राजनीतिक थे, कुछ कहते हैं कट्टरवादी क्रांतिकारी टाइप के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि इस समझौते से कोई फायदा नहीं, क्योंकि गांधी जी को राजनीतिक दल के रूप में या कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में या भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं मानी इरविन ने। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला। इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए। गांधी जी का इरविन समझौता हुआ, इसकी कई लोगों ने अपने अपने मत के आधार पर, अपने अपने आधार पर विचार दिए, जिसमें कई लोगों ने विरोध भी किया है, कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया। इसमें जो समझौता था उसमें क्या प्रस्ताव पास हुए थे? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। प्रांतों में पहला तो एक डोमिनियन स्टेट बनाई जाए, अर्थात डोमिनियन स्टेट किया जाए और जो पूर्ण स्वतंत्र हो। अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर को विशेषाधिकार दिए गए कि अल्पसंख्यक की जो जातियां हैं उनके संरक्षण के लिए
उनके कानून के लिए आपको विशेषाधिकार दिए जाते हैं। आप किस प्रकार से उन लोगों का संरक्षण करेंगे, किस प्रकार के कानून बनाएंगे, आप इसके लिए पूरी तरीके से मुक्त हैं। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की व्यवस्था की जाए। गवर्नर जनरल को केंद्र में विशेष शक्तियां प्रदान की जाए। केंद्र में संघ शासन की स्थापना हो। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया जाए। इसके अलावा गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार हो, जरूरत पड़ने पर वह विशेष या जो भी डिसीजन ले सके उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो, इसलिए गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए। साथ ही केंद्र में संघ शासन की स्थापना की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य या दलों में से मुस्लिम लीग ने भाग लिया, हिंदू सभा जिसके BS मुंजे और MR जयकर, उदारवादी नेताओं में तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि श्रीनिवास शास्त्री, सिख में सरदार उज्जवल सिंह, ईसाइयों की तरफ से NT पंडित सेल्वम, दलित वर्ग में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। रियासतों की अगर बात की जाए तो अकबर हैदराबादी जो हैदराबाद की रियासत की तरफ से, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल ग्वालियर की तरफ से इन्होंने भाग लिया। तो पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह, बड़ौदा के महाराज गायकवाड़, तृतीय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मैंने बताया 57 राजनीतिक प्रतिनिधियों, 16 रियासतों के अलावा महत्वपूर्ण लोगों ने इसमें भाग लिया। मुस्लिम लीग में मौलाना अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने भाग लिया। ठीक है, इसमें कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया। अब एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने का विचार इस गोलमेज सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु रहा। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी समूहों ने इस अवधारणा का समर्थन किया कि कार्यकारिणी सभा से व्यवस्थापिका सभा तक की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई और BR अम्बेडकर ने अछूत लोगों के लिए यहाँ पर अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, कौन कौन से दलों ने भाग लिया, इस सम्मेलन पर क्या क्या चर्चा हुई और भीमराव अम्बेडकर ने इस क्षेत्र में या इस सम्मेलन में अपने किस बिंदु को रखा। गांधी इरविन समझौता मैंने बताया 17 फरवरी 1931 को गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ हुई बातचीत के नाम से जाना जाता है। यह सभा 15 दिनों तक चली। परिणाम स्वरूप 13 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। कब? 13 मार्च 1931। क्या था समझौते की मुख्य बातें? मुख्य बातों में था कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। जिन्होंने हिंसा की है, जिन पर कोई कठोर कानून है, उनके अतिरिक्त जो भी अपराधी हैं, जो ऐसे ही पकड़ लिए गए हैं, इनके साथ नाम होने की वजह से उनको रिहा किया जाए। अपहरण की जो संपत्ति सरकार के द्वारा जब्त की गई है उसको वापस किया जाए। विभिन्न प्रकार के जुर्माने की वसूल गई स्थगित रकम, मतलब जो कानून के द्वारा या सरकार के द्वारा लोगों पर जो जुर्माना लगाया गया, उनसे जो रकम वसूल की गई है वो वापस की जाए और जुर्माना स्थगित किया जाए। विभिन्न प्रकार सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर शांतिपूर्वक या सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाए। समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर आपको नमक बनाने का अधिकार हमको दिया जाए। इसके अलावा मदिरा, अफीम, विदेशी दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाए। जो आपातकाल में अध्यादेश लाए गए हैं, कैदियों को पकड़ना, कठोर कार्रवाई करना, ये इस प्रकार के जो अध्यादेश हैं उनको वापस लाया जाए। किंतु वायसराय ने गांधी जी की निम्न 2 मांगें अस्वीकार कर दी। पहली,
पुलिस जातियों की जांच कराई जाए। पुलिस ने जो जातियां की हैं या जो अतिक्रमण किया है या जो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की है उसकी जांच हो, ये मना कर दिया। दूसरा, भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ की जाए, इसको भी लॉर्ड इरविन के द्वारा नहीं माना गया। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दों पर विचार करते समय प्रसंग भारतीय उत्तरदायित्व, भारतीय हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के अपरिहार्यपूर्ण मुद्दों के अतिरिक्त और किसी बिंदु पर ज्यादा चर्चा नहीं की जाएगी। अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा भारत की वित्तीय साख जैसे मुद्दे ही शामिल होंगे। इस प्रकार अप्रैल 1931 को लॉर्ड इरविन त्यागपत्र देकर चले गए और उनके स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन को वायसराय बनाया गया, जो भारत के वायसराय बने। इस प्रकार हमने आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन से जुड़े हुए तथ्य हमने आपको समझाए। ठीक है, ये अब इसके बाद हम पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम, आपको लाहौर का अधिवेशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद जो पॉइंट हैं हमने आपको डिटेल में समझा दिए। अब हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।